गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद जीएसटी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने सप्लाई की डेफिनेशन को स्टार्ट किया था। दिस आर द डेमो लेक्चर्स फॉर यू सो दैट यू वुड बी एबल एंड यू वुड फाइंड इफ यू आर comfortable in this kind of linkage exam oriented preparation that we actually do in our Zoom live classes that is going to start from the 6th of January. Morning session will be for DT and evening session will be for IDT. Night 9 to 10:30 will be time for IDT and morning 6:30 to 8:30 will be time for DT. 30 days 40 days duration of the batches will be there. So the first we have started in IDT is the supply. और सप्लाई तो भैया बेस है। सप्लाई क्या है? बेस है आपके ओवरऑल जीएसटी का। जिससे सप्लाई का वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, हाईली 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 रिकमेंड यू। आपको तब समझ में आएगा कि भाई जीएसटी का लिंकेज ऐसा चलता है और ऐसा ही पढ़ना होगा, तब जाके वो जो क्वेश्चन 1 दुख देता है ना हमको एग्जाम में, वो सॉल्व कर पाओगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ, अब आगे चलते छोटा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने फर्स्ट वाले में क्या देखा था वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, उसको देख लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्शन नंबर 7 ऑफ द सप्लाई स्टार्ट किया था जो सीजीएसटी एक्ट में आपको देख के रखा है, जिसकी वर्डिंग्स कुछ इस तरह से थी। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई इंक्लूड्स व्हाट? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई इंक्लूड होते हैं सप्लाई में, वेदर ऑफ गुड्स, वेदर ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे गुड्स की डेफिनेशन को समझ लिया था, सर्विस की डेफिनेशन को समझा था। गुड्स की डेफिनेशन मतलब ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी था जिसमें मनी सिक्योरिटी नहीं था, ग्रोइंग कॉप्स था, एक्शनेबल क्लेम था। एक्शनेबल क्लेम को हमने शेड्यूल 3 से ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में लिंक किया था कि एक्शनेबल क्लेम में लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग को ही गुड्स में कवर किया एक्चुअल में, क्योंकि शेड्यूल 3 बोलता है सारे एक्शनेबल क्लेम को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस में लेके जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग को अभी भी गुड्स की डेफिनेशन में रखते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। फिर सर्विस की बात करें तो सर्विस में अचानक से ऐसा लगा ही था कि मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड होगा, क्योंकि सर्विस का जो स्टार्टिंग है वो होता है सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, और गुड्स तो मूवेबल होते हैं, तो मूवेबल को छोड़ के बचा क्या? इमूवेबल। लेकिन फिर हमने फिर इसको शेड्यूल 3 से लिंक किया था एंड विद द लिंकेज ऑफ शेड्यूल 3 हमें समझ में आया इमूवेबल प्रॉपर्टी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर इसके बाद देखा था ये सारी जो चीज़ें इन्होंने दे के रखी है तो और कुछ नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल हैं, और इसमें भी हमने बार्टर के एग्जाम्पल को वैल्यू ऑफ सप्लाई से लिंक करके हमने देखा था। कंसिडरेशन चेक किया था, कंसिडरेशन कैश में हो सकता है, यस। कंसिडरेशन काइंड में हो सकता है, यस। कंसिडरेशन रिसिपिएंट पे कर सकता है, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी पे कर सकती है, डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं है, और सब्सिडरी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कंसिडरेशन नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर हमने पर्सन के बारे में डिस्कस किया था कि पर्सन मतलब पर्सन नहीं, सारे तरह के पर्सन है, और यहाँ पे जिस पर्सन की बात हो रही है वो है हमारा टैक्सेबल पर्सन। फिर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की भी डेफिनेशन हमने की थी, और मैंने आपको कहा था ये जो कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात करूँ, ये आप मुझसे प्लेस ऑफ सप्लाई में भी इसका लिंकेज चेक करोगे मेरे साथ कि प्लेस ऑफ सप्लाई में भी ये चीज़ देख के रखी है, और साथ ही साथ आपको आगे मेगा एग्जाम्शन अलग अलग जगह इसके लिंकेज मिलते रहेंगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, और सिर्फ इस डेफिनेशन को करने के लिए 1 आवर गया है। डेफिनेशन के इस क्लॉज को करने के लिए 1 आवर गया है, तो ऐसे ही टाइम इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। बेस स्ट्रांग होगा, बेस आपका स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें क्या होंगी, आपके लिए जीएसटी स्ट्रांग बनेगा। तो बेस को मुझे क्या करना है, आपका स्ट्रांग करना है। कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो ऑलरेडी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी रहेगा। फिर मैंने कुछ स्टेप बताई थी आपको कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त चेक करना है गुड्स कौन से हैं, कहीं वो 5 वाले गुड्स तो नहीं है, कहीं निल रेटेड तो नहीं है, कहीं मेगा एग्जाम्शन पे तो नहीं है। वो सब चीज़ें भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। आते हैं आगे। ये छोटी सी जो बात दिख रही है आपको क्लॉज बी में, अब ये जो क्या दिख रही है, छोटी सी बात दिख रही है कहाँ पे आपको क्लॉज बी में। पहले इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, और इसका लिंकेज कहाँ मिलेगा, शेड्यूल 1 में।
इसी सेक्शन में आपको शेड्यूल 1 दिया है, जहाँ पे बोला अगर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होगा तो आप क्या करोगे। तो विदाउट कंसिडरेशन की 4 चीज़ों की लिस्ट है, उन 4 चीज़ों में इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी इंक्लूड किया है, और ये जो इन्होंने इंपोर्ट ऑफ सर्विस उन 4 चीज़ों में इंक्लूड किया है वहाँ पे भी इसका लिंकेज है। तो ये बोलते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस for consideration whether or not in course furtherance of business। इसका गहराई बहुत है, ऐसे ही नहीं है, हम इसे अच्छे से लिंक वाइज ही कवर करेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो, पैसा दे के करो, भले ही अपने पर्सनल पर्पस के लिए इंपोर्ट करो या बिजनेस पर्पस के लिए इंपोर्ट करो, हम पहले वर्ड टू वर्ड इसी पे जा रहे हैं। हमने इंपोर्ट करी सर्विस, इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विस, बाहर से सर्विस क्या कर रहे हैं हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो सर्विस हमने बाहर से इंपोर्ट की, ध्यान अगर लगाओ तो भाई तुम तो परचेस कर रहे हो। इंपोर्ट करना सप्लाई कैसे हो गया, इंपोर्ट करना तो क्या है, सर्विसेज को परचेस कर रहे हो। यहाँ क्या बोला इसने, सप्लाई। डेफिनेशन, ये सेक्शन 7 की डेफिनेशन किसकी है, सप्लाई की। बोलता है सप्लाई का मतलब बोल रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आप बाहर से सर्विस खरीद रहे हो, परचेस कर रहे हो, बोलता है ये सप्लाई है। क्यों, आर यू गेटिंग दिस थिंग, हम तो खरीद रहे हैं, खरीदने को उसने सप्लाई क्यों बोल दिया, क्योंकि बाहर के लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इंपोर्ट करना मतलब आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट करना, जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पे जीएसटी लगा के गवर्नमेंट को जीएसटी देंगे कैसे। गवर्नमेंट के पास दूसरा रास्ता क्या है, ले आओ इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए ही है, तो इसको इंक्लूड किया इसमें। रिसिपिएंट अब यहाँ पे टैक्स भरेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होता ही तो ये है कि रिसिपिएंट आपका क्या करता है, टैक्स पे करता है। तो यहाँ भी वही चल रहा है। सप्लाई की डेफिनेशन में इंपोर्ट ऑफ सर्विस को इंक्लूड करने का एकमात्र रीज़न जो है वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसको इंक्लूड करना। चलो ये भी मान लिया हमने कि आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इसको लेने के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस को डेफिनेशन में ले लिया, पर यही नहीं रुकेंगे। यहाँ बोलता है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन के लिए हुआ है, पहली कंडीशन, ये इंपोर्ट जो आप कर रहे हो, सर्विस ले रहे हो, ये कंसिडरेशन दे के लोगे, फिर चाहे बिजनेस हो या फिर बिजनेस के लिए ना हो। वेदर और नॉट फॉर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वेदर और नॉट फॉर द कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने इंपोर्ट किया, पैसा दिया, बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए नहीं है, ये सप्लाई है। रुकना, सप्लाई है। जैसे ही स्टूडेंट ने देखा भैया सप्लाई है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, पर मैंने कंसिडरेशन देके सर्विसेज को इंपोर्ट किया है, वैसे ही स्टूडेंट जीएसटी लगाने ही लगा। तो यहाँ पे उसे बताना पड़ेगा भाई ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर कंसिडरेशन, भले ही कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो और आपने इंपोर्ट कर ली सर्विस, तो सप्लाई है लेकिन जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, आएंगे हम मेगा एग्जेम्पशन में, और मेगा एग्जेम्पशन में लिखा है अगर एक इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल, पर्सन में बहुत लोग होते हैं, पर्सन में मैंने आपको यहाँ बताया पर्सन में सब लोग होते हैं, यहाँ पे बोल रहा है मेगा एग्जेम्पशन बोलता है अगर एक इंडिविजुअल इंपोर्ट करता है सर्विसेज, अगर एक इंडिविजुअल सर्विसेज इंपोर्ट करता है फॉर बिजनेस नहीं, अगर एक इंडिविजुअल ने अदर देन बिजनेस अगर क्या कर लिया है, सर्विस इंपोर्ट के, भले ही कंसिडरेशन पे क्या हो, मेगा एग्जेम्पशन। इसको अच्छे से समझ लो, आज ही समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या है हमारा इंडिविजुअल। अरे नाम में दम है, मिटर ही नहीं रहा। चलो सबसे पहले बोला इन्होंने एक सिंपल सी बात, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है,
बोलते हैं कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, पहली चीज़ तो ये परचेस है, एक्चुअल में देखा तो ये तो परचेस ऑफ सर्विस है, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस को बोलते हैं, हम बोलेंगे कि ये सप्लाई है, ठीक है, ओके, ये सप्लाई है अगर कंसिडरेशन दिया होगा तो। अगर कंसिडरेशन दिया है तो ये क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। भले ही बिजनेस बी लिख रही हूँ मैं, बिजनेस है या बिजनेस नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंडेटरी है कंसिडरेशन देना, तो ये सप्लाई है। अब मैंने तो यही बोला है कि सप्लाई है मतलब जीएसटी है, सप्लाई है मतलब जीएसटी। फिर मैं ही बता रही हूँ कि भले ही सप्लाई है लेकिन आप इस पर जीएसटी अप्लाई नहीं करोगे अगर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, इंडिविजुअल बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहा है, कंसिडरेशन दे रहा है लेकिन बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस नहीं ले रहा है, तो मेगा एग्जेम्पशन में इसको कवर किया है। तो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन है, रिवर्स चार्ज में ये नहीं जाएगा। वाई यू आर सेइंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैम? क्योंकि देखो ना, रेसिपिएंट यहाँ पे टैक्स पे करेगा, रेसिपिएंट के लिए सप्लाई माना जा रहा है, इसलिए बोल रही हूँ कि अगर इंडिविजुअल ने बिना बिजनेस के लिए कोई कंसिडरेशन दे के सर्विसेज लिए तो उसको मेगा एग्जेम्पशन दिया, पहली बात। अब बहुत ध्यान से सुनना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस यही नहीं है, इसकी गहराइयाँ बहुत है, और भी मेगा एग्जेम्पशन में कुछ कुछ दिया है, चैरिटेबल ट्रस्ट के रिस्पेक्ट में भी दिया है, आरबीआई के रिस्पेक्ट में भी दिया है, उसको अभी हम नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम करेंगे। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मेगा एग्जेम्पशन लिंक अभी भी बचा है, लेकिन वो स्पेसिफिक है, वो हम मेगा एग्जेम्पशन करते करते इसको लिंक कर लेंगे, चलेगा। लेकिन अब आ जाओ आप मेरे साथ दूसरी चीज़ पे। वो दूसरी चीज़ क्या है समझो। देखो, हम आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मूव करके शेड्यूल 1 को मैं थोड़ा जूम कर दूँ। ये क्या लिखा है, शेड्यूल 1 को इतना इज्जत क्यों? देखो, एक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, मेड, एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। मैंने इससे इस पे जंप किया, उसका एक रीज़न ये है, मुझे अभी इसको लिंक कराना है इसके अंदर दिए हुए इंपोर्ट ऑफ सर्विस से। इसको मुझे लिंक कराना है उसके अंदर के दिए हुए इंपोर्ट ऑफ सर्विस से। सीधी बात मैं आपको बता रही हूँ, सप्लाई के लिए 5 एलिमेंट ज़रूरी है। एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए या सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सर्विस होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, या फिर क्या होना, साथ में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन, और ये सब टैक्सेबल पर्सन कर रहा है। ये 5 एलिमेंट है। पहला एलिमेंट उन्होंने हटाया, बोला कि भले ही कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नहीं हो तो भी ये सप्लाई है। अब वो जो एलिमेंट हटा रहे हैं वो बोल रहे हैं भले ही कंसिडरेशन भी नहीं हो तो भी सप्लाई मान लेंगे। नहीं है कंसिडरेशन तो भी हम सप्लाई मान लेंगे, तो नहीं है कंसिडरेशन तो भी सप्लाई मान लेंगे। ऐसे 4 सप्लाई इन्होंने यहाँ पे कवर किए। उस 4 में से एक फिर से इंपोर्ट ऑफ सर्विस ही है यहाँ पे, उस 4 में से फिर से एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस ही है यहाँ पे। और वो कहते हैं कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आप करते हो रिलेटेड पर्सन से, अगर कोई पर्सन सर्विस इंपोर्ट कर रहा है रिलेटेड पर्सन से या ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, इनसे अगर ये सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, आजा भैया सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, ओन एस्टेब्लिशमेंट या फिर रिलेटेड पर्सन, भले ही कंसिडरेशन नहीं है लेकिन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, भले ही कंसिडरेशन नहीं है लेकिन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तब भी ये सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को सबसे पहले तो सप्लाई में ले लिया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस भले ही कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए करो या नहीं करो, कंसिडरेशन दे रहे हो, ये सप्लाई है। फिर मेगा एग्जेम्पशन बोलता है कि भाई इंडिविजुअल ने अगर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट बिजनेस पर्पस के लिए नहीं किया है तो इसको मेगा एग्जेम्पशन में रख लो। फिर बोलता है ये जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर आपने कंसिडरेशन भी नहीं दिया तो भी मानते हैं हम कि सप्लाई, अगर आपने अपने ही रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से किया है, पर कंपलसरी है आपका कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। याद रखने का तरीका, जब कंसिडरेशन जाएगा कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कंपलसरी हो जाएगा, और जहाँ पे कंसिडरेशन है वहाँ कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। लेकिन जहाँ कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, कंसिडरेशन है, वहाँ मेगा एग्जेम्पशन लिंक करना ज़रूरी है, क्योंकि मेगा एग्जेम्पशन में लिखा है कि इंडिविजुअल अगर क्या करता है विदाउट बिजनेस पर्पस इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है तो उसके लिए मेगा एग्जेम्पशन है। ये लिंकेज अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे और भी चीज़ें आएंगी जिसको हम टाइम टू टाइम लिंक करते जाएंगे, पर यहाँ के लिए याद रखना ज़रूरी है कि ये लिंक यहाँ बनता है, दैट इज शेड्यूल नंबर 1। अब यहाँ पे देखो, शेड्यूल नंबर 1 ने बोला है जहाँ पे क्या नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा। अब तुम ही सोचो, जहाँ कंसिडरेशन नहीं है तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वैल्यू क्या है। विदाउट कंसिडरेशन अगर मैं कुछ सप्लाई कर रही हूँ, इफ आई एम सप्लाइंग एनीथिंग विदाउट कंसिडरेशन, हाउ वुड आई नो कि उसकी वैल्यू क्या होगी। जब मुझे वैल्यू ही नहीं पता होगी तो हाउ वुड आई बी एबल टू अप्लाई जीएसटी रेट, कैसे किस पे लगाऊंगी जीएसटी रेट, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जीएसटी रेट तो वैल्यू पे लगता है। जब मुझे वैल्यू ही नहीं पता होगी तो जीएसटी का रेट कैसे पता होगा। तो यहाँ लिंकेज निकलती है आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर रूल नंबर 27 में देख के रखा है। जब कंसिडरेशन नहीं होगा, जब कंसिडरेशन आइदर काइंड में होगा या फिर होली कैश में नहीं होगा, तब आप कैसे कैलकुलेशन करोगे वैल्यू का। तो ये रूल नंबर 7 आपको वैल्यू, रूल नंबर 27 वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको इसी के बारे में बताएगा कि जब कंसिडरेशन या तो होली कैश में नहीं है या फिर काइंड है या फिर है ही नहीं कंसिडरेशन और आप उसे सप्लाई मान के बैठे हो तो उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ये चीज़ का वैल्यूएशन हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के रूल नंबर 27 में देखने को मिलेगा। दिस वन डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7, ये एक डेफिनेशन जो सेक्शन नंबर 7 पूरा जीएसटी कवर करती है, इसीलिए आई एम गोइंग अल्ट्रा स्लो, इसीलिए इसका एक आपको रिकॉर्डिंग दिया है। इन माई क्लासेस दिस इज़ द फोकस, डोंट बी लाइक मगअप वाली चीज़ें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मतलब नहीं चलेगी। आइदर मेक अ राइट चॉइस राइट नाउ कि कैसे पढ़ना है, और एक बार रिग्रेट कर लो फिर राइट चॉइस कर लो, डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि आईसीआई का पैटर्न चेंज हो चुका है, दे आर फोकसिंग स्टडी, जो केस स्टडी बेस्ड चलते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप भूल जाओ। तो केस स्टडी सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट का स्ट्रॉन्ग होना उतना ही ज़रूरी है। जब आप लिखोगे कैसे लिख के आओगे, प्रैक्टिस उसकी भी होनी चाहिए। इन माई क्लास वी प्रैक्टिस एवरीथिंग, वी राइट, वी डू टेस्ट, वी सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, व्हाट कीवर्ड्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, व्हाट कीवर्ड्स आर नेसेसरी, ईच एंड एवरीथिंग वी लर्न ओवर देयर। So make a correct choice at correct time and just do it once and perfect, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम आ गए, ये हो गया हमारा एक्टिविटी के बारे में। अब ये चीज़ हो गई हमारी, ये चीज़ हो गई। अब शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 है क्या, ध्यान रखना जब जब आपको क्वेश्चन में दिया हो कि कंसिडरेशन नहीं है, जब जब क्वेश्चन बोलेगा कंसिडरेशन नहीं है, तब 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 ऑलवेज 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 क्या पॉपअप होके आएगा, ऑलवेज आपके लिए पॉपअप होके आएगा शेड्यूल 1। लेकिन सुनो समझो, ये मैंने कोई चीज़ खरीदी, कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, शेड्यूल 1 बोलेगा एक बार मुझे चेक कर लो, विदाउट कंसिडरेशन क्या मैंने इसे कवर किया। अगर शेड्यूल 1 ने कवर किया है तो वो सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन भी, लेकिन अगर शेड्यूल 1 क्या है, इसे कवर नहीं करता है, शेड्यूल 1 क्या नहीं करता है, इसको कवर नहीं करता है, तो भले ही फिर वो सप्लाई आपको दिख रहा है कि भाई गुड्स हमने दिए करे, स्टिल वो सप्लाई नहीं होगा। और अगर स्टिल वो सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के 4 ही पॉइंट्स हैं, उन 4 पॉइंट्स को कवर करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो शेड्यूल 1 पे आते हैं। देखो ये तुम्हारी जो बुक है दैट इज़ आईसीआई की, एक एक चीज़ इसने बहुत तरीके से यहाँ पे दे के रखी है, द बेस्ट बुक सो फार मुझे जो लगता है, ठीक है। चलो आते हैं हम शेड्यूल 1 पे। ये देखो इसका इंडेक्सेशन भी प्रॉपर दिया है, क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, नेगेटिव लिस्ट जो मैं शेड्यूल 3 आपको बार बार बोल रही हूँ वो सब चीज़ें यहाँ दी है, ठीक है। चलो आते हैं हम शेड्यूल 1 पे। ये गुड्स की डेफिनेशन हमारी बहुत प्रॉपर दिया है सब कुछ।
अब जैसे यहाँ पे ये शेड्यूल 1 है, इसके जो भी सर्कुलर वगैरह है, ये सर्कुलर भी यहीं पे देख के रखे हैं। ये सर्कुलर किसका है? सपोज करो आप गैलरी में क्या करते हो, आर्ट गैलरी, आर्ट वर्क सेंड बाय द आर्टिस्ट टू द गैलरी फॉर एग्जीबिशन। देखो मैं एग्जीबिशन में क्या कर रही हूँ, गुड्स दे रही हूँ। मैंने पेंटिंग वगैरह बनाई, मैंने क्या किया, एग्जीबिशन में दे दी कि भाई इसको लगा लो, किसी को पसंद आएगी वो खरीद लेगा। तो मैंने जब आर्ट गैलरी वालों को वो पेंटिंग दी तो वो सप्लाई नहीं है। क्यों? कंसिडरेशन है क्या? कंसिडरेशन है क्या? नहीं है कंसिडरेशन। पर जब मैम आपने कहा था जब कंसिडरेशन नहीं होगा सप्लाई 1 देख लेना, शेड्यूल 1 देखना। तो मैंने जब शेड्यूल 1 चेक किया, मुझे चेक करना पड़ेगा शेड्यूल 1 में इस तरह का सप्लाई इंक्लूड है क्या। शेड्यूल 1 में अगर वो सप्लाई इंक्लूड नहीं है तो विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई चीज़ है शेड्यूल 1 कवर नहीं करता तो किसी भी कीमत पे वो सप्लाई नहीं हो सकती है। यही चीज़ यहाँ पे इसके लिए सर्कुलर के लिए देख के रखी हुई है। चलो आते हैं हम जल्दी से शेड्यूल 1 पे। ये सारी चीज़ें वी विल बी कवरिंग इन द क्लास, दैट इज सर्कुलर एंड ऑल दोज थिंग्स, दैट्स नॉट पॉसिबल टू कवर ओवर हेयर। एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरेशन। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन में शेड्यूल 1 में सबसे पहली चीज़ जो दी है वो क्या दी है? शेड्यूल 1 में सबसे पहली चीज़ दी है परमानेंट ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर इनपुट ITC have been availed on such asset। अब सबसे पहले बोलता है अगर आप किसी भी बिजनेस असेट को परमानेंटली ट्रांसफ़र या डिस्पोज करते हो, किसी भी बिजनेस असेट को आप क्या कर रहे हो, परमानेंट वर्ड याद रखना, टेम्पररी नहीं। टेम्पररी देना मतलब मैं किसी को टेम्पररी मेरी कोई चीज़ दे रही हूँ, दैट इज़ रेंट पे देना, उसको यूज़ करने देना। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप परमानेंट ट्रांसफ़र बिजनेस असेट का करते हो, वो बिजनेस असेट जिस पे ITC ऑलरेडी अवेल कर लिया है। सच मतलब क्या है? सच का इम्पॉर्टेंस है। इस असेट पे अगर आपने ITC अवेल किया, इस असेट पे अगर आपने ITC अवेल किया है, तो ये जो परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट का कर रहे हो, जिस असेट पे आपने क्या किया है, ITC अवेल कर लिया है, तो कंसिडरेशन भले विदाउट कंसिडरेशन आप वो गुड्स दे दो तो भी सप्लाई है। मेरा लैपटॉप है, मेरी बिजनेस असेट है, मेरा लैपटॉप मेरी बिजनेस असेट है। इस लैपटॉप को मैंने किसी को दे दिया और इसी लैपटॉप पे जब मैंने इसको ख़रीदा था, मैंने जब इस लैपटॉप का ख़रीदा था, मैंने इसका ITC अवेल कर लिया है ऑन सच असेट। इसी असेट पे मुझे ITC अवेल करना था, मैंने अवेल कर लिया है। तो अब भले मैं अगर किसी फ्रेंड को दे दूँ, फैमिली को दे दूँ, डिस्पोज कर दूँ, विदाउट कंसिडरेशन किया है, तो फिर भी बोलते हैं ये सप्लाई है। दूसरा एग्जाम्पल, मैं रॉ मटेरियल लेके आई, रॉ मटेरियल लाई, उसको मैंने उस पर ITC अवेल किया। रॉ मटेरियल लाई, रॉ मटेरियल ला के उस पर मैंने ITC क्या किया, अवेल किया। अब इसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया मैंने फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स फ्रीली दे दिए है, तो वो भी बिजनेस असेट। पर वर्ड फोकस करो, ऑन सच असेट, जो असेट लाए हो उसी असेट को फ्री में देना है। तो मैंने जब रॉ मटेरियल लाई तो रॉ मटेरियल मेरी फ्री असेट है। रॉ मटेरियल अगर मैं फ्री में देती तो यहाँ पे वो सप्लाई होता, मैंने उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे वो सप्लाई नहीं है। यहाँ पे वो सप्लाई नहीं है क्योंकि वर्ड लिखा है ऑन सच असेट। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो वर्ड का इम्पोर्टेंस है। यू कैन डू लाइक दिस कि बस हो गया। इस वर्ड का इम्पॉर्टेंस है। परमानेंट ट्रांसफ़र करोगे, बिजनेस असेट को ही परमानेंट ट्रांसफ़र करना है। परमानेंट ट्रांसफ़र करोगे, बिजनेस असेट को ही परमानेंट ट्रांसफ़र करना है और सच असेट, उसी असेट पे ITC अवेल होना चाहिए। देन अभी बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, बट यहाँ पे अब जैसे दिया है सेकंड नंबर पे हमको क्या देख रखा है, सेकंड नंबर पे दिया अगर सप्लाई करते हो चाहे वो गुड्स हो या सर्विस। जब तुम शेड्यूल 1 कर रहे हो फोकस करना गुड्स है सर्विस है दोनों के बारे में। ऊपर सिर्फ गुड्स को कवर किया है, यहाँ गुड्स एंड सर्विस दोनों। अगर आप किसी रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को देते हो, किसी रिलेटेड पर्सन को देते हो, किसी डिस्टिंक्ट पर्सन को गुड्स या सर्विसेज दे रहे हो,
कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में बस कंसिडरेशन नहीं है, तब भी वो सप्लाई कहलाता है। अब मुझे इन डिटेल में आपको ये भी समझाना है कि रिलेटेड पर्सन कौन है, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है, तो दैट विल बी कवर्ड इन क्लास। ये चीज़ें क्लास में कवर होंगी हमारे, बट इस तरह से फोकस करके कि रिलेटेड पर्सन कौन है, डिस्टिंक्ट पर्सन कौन है। फिर रिलेटेड से एक एक्सेप्शन निकलता है, वो एक्सेप्शन ये है कि रिलेटेड पार्टी में आपका है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी आता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन जो है रिलेटेड पार्टी में आता है। बोलते हैं अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 तक का एक साल में गिफ्ट देता है, पर एम्प्लॉय 50,000, वो कभी भी सप्लाई नहीं कहलाएगा। गिफ्ट देना तो विदाउट कंसिडरेशन होता है, राइट? तो वो बोलता है कि वो कभी भी सप्लाई नहीं कहलाएगा। दिस आर द थिंग्स दैट टू बी फोकस्ड। इस तरह से फोकस करना है। फिर ये जो चीज़ है ना, रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन, मैम यहाँ तो आप बोल रहे हो ये सप्लाई है, इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है हमारा, इसका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है चैप्टर, उसमें इसका वैल्यूएशन रूल दिए हैं। रूल नंबर 28 आप खोल के देखना, रूल नंबर 28 दिया है इसके लिए कि इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे आप। तो जब आपको समझ में आएगा सप्लाई की डेफिनेशन अच्छे से, तब आपको वहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली इस तरह से हम करते हैं कि लिंक होते जाएं। चैप्टर्स नहीं लगे वो आपको लगे अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे ऐसे मुझे साथ में अप्लाई करना है, तो 2 चैप्टर्स ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाते हैं फिर हमारे। फिर इसके बाद थर्ड उसने दिया है, प्रिंसिपल अपने एजेंट को या एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड्स देगा। यहाँ सर्विस की बात नहीं है, यहाँ सर्विस थी, यहाँ गुड्स थे, या फिर गुड्स है। प्रिंसिपल एजेंट को, एजेंट अपने प्रिंसिपल को अगर गुड्स देता है, प्रिंसिपल एजेंट अपने प्रिंसिपल को गुड्स ट्रांसफ़र करता है, तो वो भी क्या है, वहाँ पे भी अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ है तो वो सप्लाई। और इसका भी वैल्यूएशन रूल नंबर 28 है, जो आपको बताएगा कि इसका वैल्यूएशन क्या होगा। एंड ये लास्ट जो मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो हो गया हमारा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। रिलेटेड पर्सन से करते हो या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के बाहर है, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में करते हो, तो वो सप्लाई है। इसका चार्ट मैंडेटरी है क्योंकि मेगा एग्जाम्शन में अलग अलग जगह कवर करके रखा है। So this is the way to cover. Supply is a wide definition, but supply का बेस अगर बन गया तो हर चीज़ लिंक में चलती जाएगी। So this is the way to study GST। DT ऐसे नहीं पढ़ा जाता। DT के लिए एडजस्टमेंट शीट होना मस्ट है। जो क्लासेस में वी मेक एन एडजस्टमेंट शीट ऑफ एवरी क्वेश्चन, वो अलग चीज़ है। DT IDT के दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कल मैंने वीडियो में आपसे शेयर की है, उसको देखो, समझो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हेयर। तो यहाँ पे हमने अभी सिर्फ शेड्यूल 1 को एक लिट दिया है, बहुत ज़्यादा हमने डिटेल अभी भी नहीं गए हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अभी थोड़ी चीज़ें और हैं, बट ऑब्वियसली एवरीथिंग आई कैन गिव ओवर हेयर, टाइम रिस्ट्रिक्शन आई हैव। तो इस तरह से चीज़ें कवर की जाती हैं। तो इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी 7999709236. You can WhatsApp me here 7999709236. My new batches, Zoom live face-to-face batches, 40 days duration for DT, 40 days duration for IDT, including test and 1 exam in this classes. इसमें टेस्ट एग्ज़ाम कोई अलग चार्जेस नहीं इसमें कवर्ड है। सो मॉर्निंग सेशन ऑफ DT 6:30 to 8:30 एंड नाइट 9 to 10:30 फॉर IDT स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 6th of January। जिसको भी डेमो लेक्चर चाहिए या फिर कोई क्वेरी है, कौन सी बुक यूज़ करते हैं, IDT में हम बांगर यूज़ करते हैं पूरा, एज वेल एज बांगर के साथ हम लोग ये स्टडी मैट यूज़ करेंगे। फॉर DT में हम कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, और कॉम्पैक्ट के साथ जो क्वेश्चन बैंक है हमारा, उस क्वेश्चन बैंक के पास्ट MTP RTP ये सारे क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। एवरीथिंग इज़, हर चीज़ क्लास में ही सॉल्व होती है। कहाँ कौन से कीवर्ड लिखने होते हैं, कौन से सेक्शन लिखने होते हैं, कहाँ कौन सा केस लॉ लिखना ही पड़ेगा, वो सब चीज़ें क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करके हम एडजस्टमेंट शीट में लिखते हैं। तो हूसोएवर जिसको भी लगता है कि क्लासेस ज्वाइन करनी है, डोंट बी लेट। जूम की लाइव क्लासेस हैं, आप एब्सेंट होते हो तो
2 से 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। तो ये लाइव क्लासेस हैं, टोटली फेस टू फेस हैं, ऐसा नहीं कि कमेंट वाइज आप लाइव समझ रहे हो। जूम की लाइव क्लासेस लाइक अ वीडियो कॉल, ठीक है। तो whosoever want to join 6 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, मस्ट ट्राई देना। फर्स्ट डे हम लोग पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे कि कैसे पास्ट के पेपर्स आए हैं, कौन सा आया है, कहाँ पे पोजीशनिंग होती है, क्योंकि उसी के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगी। वो 15 मिनट्स आप यूज़ कैसे करोगे। कई बच्चे वो 15 मिनट ही गवा देते, जिससे पैनिक में उनका पूरा एग्ज़ाम बिगड़ता है। तो हम डे 1 से उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ डाउट हो तो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो कभी भी। सिर्फ व्हाट्सएप कॉल उठाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो व्हाट्सएप करो, डेफिनेटली यू विल गेट रिप्लाई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिप्लाई नहीं जाएगा, लेट जाएगा लेकिन रिप्लाई यू विल गेट। ओके, एज वेल एज लॉ मेंटरशिप ऑल्सो, लॉ मेंटरशिप भी स्टार्ट हो रही है। तो लॉ मेंटरशिप में भी ऐसा है, सैटरडे संडे पूरे चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगी, फिर उसके टेस्ट होंगे। तो मेंटरशिप है, वो क्लासेस नहीं है। तो वहाँ पे सैटरडे संडे हम लोग एक चैप्टर को पूरा तरह से पढ़ेंगे। 2-2, 3-3 घंटे की क्लास रहेगी। एक दिन सैटरडे का एक चैप्टर हो गया, संडे का एक चैप्टर हो गया, ऐसे 2 चैप्टर कवर हुए। फिर आपके पास वीक रहेगा, थर्सडे फ्राइडे आपका टेस्ट रहेगा। तो आपके साथ साथ क्या होगा, पूरे क्लासेस भी आपको अटेंड नहीं करनी है, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और एक तरह से आपको सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हो जाएंगी। तो दिस 3 थिंग्स, व्हाट एवर डाउट यू हैव यू कैन आस्क, फीस वगैरह सब उसमें पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। सो थैंक यू वेरी वेरी मच for giving your time and listening to me. This is Ankita Arora from Study Made Easy and Personal Tutors. Thank you.